का फोन आते ही साहित्य खुद ही अपनी कार चलाते हुए कहीं जाने लगता है। लगभग आधे घंटे बाद साहित्य की कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे जाकर रुकती है। ये बिल्डिंग एक हॉस्पिटल की थी, जो कि इस शहर का सबसे बड़ा और जाना माना हॉस्पिटल था और यहाँ पर हर एक तरह की सुविधाएं थी। साहित्य अपनी कार में से उतरता है और अंदर चला जाता है और इस समय उसका चेहरा काफ़ी गंभीर था। अंदर जाते ही वो वहाँ से सीधा हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर पर जाता है, जहाँ पर डॉक्टर त्रिवेदी पहले से मौजूद थे और वो इस हॉस्पिटल के इंचार्ज भी थे। साहित्य को वहाँ देखते ही डॉक्टर त्रिवेदी कहते हैं, आपने थोड़ी देर कर दी मिस्टर ओबरॉय, उनकी हालत फिर पहले जैसी हो गई है। साहित्य डॉक्टर की बात सुन हैरान रह जाता है और कहता है, ऐसे कैसे डॉक्टर? डॉक्टर त्रिवेदी उससे कहते हैं, इसमें मैं या आप कुछ नहीं कर सकते। वैसे उनकी हालत में पहले से काफ़ी सुधार हो चुका है और उनके अंदर एक जीने की जो इच्छा थी वो भी जाग चुकी है। साहित्य हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, ठीक है, फिर अगर कुछ भी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। डॉक्टर त्रिवेदी हाँ में सिर हिलाते हैं तो साहित्य वहीं पास में खड़े एक आदमी की ओर मुंह करते हुए कहता है, मान, मैंने तुम्हें एक और काम सौंपा था, उसका क्या हुआ? मान साहित्य की तरफ देखता है और कहता है, बॉस, मैंने पता लगा लिया है और अगर आपने सब सुना ना तो आप हैरान रह जाओगे और ये ज़मीन है ना, वो तो आपके पैरों के नीचे से ही खिसक जाएगी। साहित्य अपनी एक आईब्रो उठाकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, ऐसा क्या पता चला तुम्हें? मान कुछ भी आगे कहने से पहले डॉक्टर त्रिवेदी की तरफ देखता है और डॉक्टर त्रिवेदी वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर साहित्य और मान ही रह गए थे। और फिर मान अपनी बात कहता है और जैसे जैसे वो आगे बोल रहा था, उसकी बात सुनते ही साहित्य के चेहरे के भाव बदल रहे थे और अब उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा देखा जा सकता था और वो तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल जाता है। साहित्य बहुत तेज कार चलाते हुए ओबरॉय मैंशन में आता है और फिर कार से निकलते ही दरवाज़ा जोर से बंद कर देता है और तेजी से अपने कदम ओबरॉय मैंशन के अंदर लेकर जाता है। वहीं हॉल में माया बैठी थी, जो कि मैगजीन पढ़ रही थी। साहित्य उसके पास जाता है और उसे कसकर बाजू से पकड़ लेता है और खींचते हुए एक और लेकर जाता है, जहां पर इस समय कोई भी नहीं था। माया उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो साहित्य, छोड़ो मुझे। वही साहित्य एक कमरे में जाकर माया को बेड की तरफ फेंक देता है और दरवाज़ा जोर से बंद कर देता है। वहीं माया गुस्से में साहित्य की ओर देखती है और खड़े होते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी थी साहित्य? साहित्य उसे घूरता है और कहता है, रियली, मैं बदतमीजी कर रहा हूँ और जो तुम कर रही हो वो क्या है? हाँ। माया उसे आंखें छोटी किए देखती है और कहती है, क्या किया है मैंने? साहित्य व्यंग से मुस्कुरा देता है और फिर एकदम गंभीर होकर कहता है, रागिनी याद है ना? रागिनी का नाम सुनते ही माया की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और फिर वो हकलाते हुए कहती है, कौन रागिनी? मैं किसी रागिनी को नहीं जानती। साहित्य उसे आंखें छोटी किए देखता है और कहता है, जान जाओगी जब वो सबके सामने यहाँ पर आकर खड़ी हो जाएगी। माया रागिनी के यहाँ आने की बात सुन थोड़ा घबरा जाती है, पर अपनी परेशानी को छुपाते हुए कहती है, जब मैं किसी रागिनी को जानती ही नहीं तो उसके आने या फिर ना आने से मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा। साहित्य उसकी तरफ देखते हुए उसी टोन में कहता है, पहले मुझे लगा था कि तुम उनमें से हो जो दूसरों का घर उजाड़ती है और अब तुम्हारे बारे में मुझे एक नई बात पता चली है कि तुम कितनी घटिया हो। माया उसे गुस्से में देखती है और कहती है, अपनी जुबान संभाल कर बात करो साहित्य। साहित्य उससे कहता है, बहुत समय से चुप ही था और तुम्हें जेल रहा था, पर अब और नहीं। तुम्हें क्या लगा था कि तुम उस रागिनी को दादाजी की भेजी लड़की बता दोगी और किसी को पता तक नहीं चलेगा? और भेजा तो भेजा, पर उसके बाद मुझे
नशीली दवाई दी ताकि मेरे साथ। छी, तुम कैसी औरत हो यार। पहले मेरे डैड को फंसा लिया और जब उनसे मन भर गया तो अब मेरे पीछे लग गई। आखिर चाहती क्या हो तुम? साहित्य आखिर गुस्से में सब कह देता है और कुछ उसे मनमान ने बताया था। उसकी बात सुन माया मुस्कुरा देती है और कहती है, ओह, तो तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है। चलो कोई बात नहीं। और तुम ये जानना चाहते हो कि मुझे क्या चाहिए, तो सुनो। ये कहते हुए माया एकदम से साहित्य के करीब आ जाती है और उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहती है, मैं तुम्हें चाहती हूँ। माया के इतना कहते ही साहित्य उसे धक्का देकर खुद से दूर कर देता है और माया जाकर फर्श पर गिर जाती है और साहित्य उससे कहता है, अपनी ये हरकतें काबू में रखो, समझी? ये कहकर साहित्य जैसे ही वहाँ से जाने वाला होता है तो माया पीछे से उसे आवाज़ देते हुए कहती है, सुना है कि तुम शादी करने वाले हो। साहित्य उसकी तरफ पलटता है और कहता है, सोचना भी मत। माया मुस्कुरा देती है और साहित्य वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही माया दरवाजे की ओर देखते हुए कहती है, सोचूंगी नहीं, करूंगी साहित्य। और इतनी आसानी से तुम्हें कैसे किसी और का होने दे दूं? हाँ, जिस पर एक बार माया की नज़र पड़ जाए फिर बस वो माया का ही होता है। और मैं अब अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे उस बुढ़े बाप के साथ तो नहीं रह सकती ना। इतना कहकर माया एक गाना गुनगुनाने लगती है। वहीं साहित्य सीधा अपने कमरे में आता है और उसके दिमाग में माया की कही आखिरी बात घूम जाती है, सुना है कि तुम शादी करने वाले हो। और यही सोच सोच साहित्य का दिमाग खराब हो चुका था और अब उसे जानवी की चिंता होने लगी थी, जिस कारण वो अपना फ़ोन उठाकर उसे फ़ोन लगाता है। 3-4 रिंग जाने के बाद भी जानवी फ़ोन नहीं उठाती और फ़ोन कट जाता है। और वहीं साहित्य की परेशानी बढ़ जाती है कि जानवी ने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। और वो एक बार फिर उसे फ़ोन लगाता है तो इस बार जानवी फ़ोन उठा लेती है और जैसे ही कुछ कहने वाली होती है तो साहित्य की आवाज़ सुनाई पड़ती है, मैं तुम्हें कब से फ़ोन लगा रहा हूँ, तुम उठा क्यों नहीं रही? वहीं जानवी कहती है, आपका एक बार ही फ़ोन आया था और दूसरी बार जब आया तो मैंने उठा लिया। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या? साहित्य खुद को थोड़ा शांत करता है और कहता है, सॉरी जानवी, वो पता नहीं मुझे क्या हो गया था। वहीं जानवी समझ जाती है कि साहित्य का मूड ठीक नहीं है तो वो कहती है, ओके, पर आज मुझे एक बात की हैरानी हो रही है। साहित्य अपनी एक आईब्रो उठाए पूछता है, कौन सी बात की? जानवी अपना गला साफ करते हुए कहती है, कि आज साहित्य ओबरॉय ने मुझे सॉरी कहा। साहित्य उससे कहता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने पहले भी तुमसे सॉरी कहा है। कहा होगा पर मुझे याद नहीं, पर आपको एक बात बताऊं? जानवी उससे इतना कहती है तो साहित्य कहता है, बोलो। आप आगे चलकर बहुत सुखी रहोगे, जानवी उससे कहती है तो साहित्य उलझन भरे लहजे में पूछता है, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। जानवी उससे कहती है, शादी के बाद बताऊंगी। ये कहकर जानवी फ़ोन रख देती है तो साहित्य फ़ोन को घूरते हुए कहता है, इसकी फ़ोन बीच में काटने की आदत नहीं जाएगी ना? चलो कोई बात नहीं, शादी के बाद सारे हिसाब बराबर करूँगा मिसेस होने वाली साहित्य ओबरॉय। ये कहकर साहित्य हल्का मुस्कुरा देता है और उसके दिमाग से माया वाली बात निकल जाती है। आखिर उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसकी जानवी का जादू चलना चाहिए, ना ही किसी और का। कुछ देर बाद अंश भागते हुए साहित्य के कमरे में आता है और उसके सामने नाचते हुए कहता है, आज मेरे भाई की शादी है, आज मेरे भाई की शादी है। साहित्य उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या, जो सारा दिन ऐसे ही घूमते रहते हो? थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दे लो। अंश अजीब शक्ल बनाए कहता है, अरे भाई, वो तो होती ही रहेगी, आप वो छोड़ो, मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, वो भी धांसू वाली। बोलो। साहित्य अपनी हाथ में पकड़ी फाइल को देखते हुए कहता है तो अंश उससे वो फाइल छीन लेता है और कहता है, आप ये सब छोड़ मेरी बात नहीं सुन सकते क्या? नहीं,
साहित्य एक शब्द में कहता है तो अंश उससे कहता है, आप नहीं सुनना चाहते ना, कोई बात नहीं। फिर मुझे मत कहना कि मैंने बताया नहीं कि आपकी एंगेजमेंट कब है। एंगेजमेंट शब्द सुन साहित्य चौंक कर अंश को देखता है और कहता है, क्या क्या कहा तुमने अभी? अंश वहाँ से जाते हुए कहता है, जो अभी आपने सुना, एंगेजमेंट। साहित्य जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होता है और अंश के पीछे जाते हुए कहता है, कब है बताओ ना। अंश उसे अपने पीछे आता देख वहाँ से भागने लगता है और कहता है, मैं नहीं बताने वाला। अंश को भागता देख साहित्य भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है, पर अंश उससे दूर भाग जाता है और जानबूझकर साहित्य को तंग करने लगता है। साहित्य और अंश दादाजी के कमरे में खड़े थे और दादाजी उनके सामने बैठे हुए थे और वो साहित्य से कहते हैं, साहित्य, मैंने पंडित जी से बात की थी और उन्होंने एंगेजमेंट की तारीख 2 दिन बाद की निकाली है और शादी की उससे 4 दिन बाद की। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सब इतनी जल्दी हो रहा है तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? साहित्य जल्दी से ना में सिर हिलाता है और कहता है, नहीं नहीं दादू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दादाजी हाँ में सिर हिलाते हैं और कहते हैं, ठीक है, फिर मैं जानवी के घर वालों से बात कर लेता हूँ और फिर कल तुम दोनों शॉपिंग के लिए चले जाना। जानवी के साथ शॉपिंग पर जाने की बात सुन साहित्य खुश हो जाता है, पर उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि तभी दादाजी कहते हैं, और हाँ, अंश को भी साथ ही ले जाना। इसे तुमसे ज़्यादा पता है कि कौन सी जगह कौन से कपड़े पहनने हैं, वरना पता चला कि तुम अकेले गए और ऐसे ही बेरंग बिजनेस सूट उठाकर ले आए और साथ ही मेरी बहू को भी अपने जैसा ही बना दिया। साहित्य दादाजी को घूर कर देखता है। आखिर उन्होंने अंश नाम की हड्डी को जानवी और उसके बीच में जो घुसा दिया था, और वहीं अंश साहित्य को देखते हुए अपने दांत दिखा देता है। उनके वहाँ से जाते ही दादाजी दादी जी से बात कर सब तय कर लेते हैं और जानवी को साहित्य के साथ शॉपिंग पर जाने के लिए भी कह देते हैं।